नमस्कार। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सारी फोर्सेस, सारी फौज वापस बुलाने जा रहा है, ऐसा पता लगता है खबरों से जो कि जो बाइडेन के ऑफिस से आ रही हैं। और उनकी उनकी अपनी ऐसी स्टेटमेंट्स भी रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पर और क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर और क्या क्या असर पड़ेगा सीधे सीधे अफगानिस्तान पर? अमेरिका पे तो पड़ेगा ही खासा। इसी पर बात करेंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं गुलरेज शेख साहब। डॉक्टर गुलरेज शेख जो हैं ये इंटरनेशनल पॉलिसी को और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको काफी दिनों से देखते आए हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है? क्या अमेरिका जो पुल आउट करेगा उससे क्या असर पड़ेगा इंडिया पे और क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? पहली बात तो करें, क्या अमेरिका ये पुल आउट सही समय पर कर रहा है या गलत समय पर कर रहा है? यदि आप एक शब्द में मुझसे पूछेंगे, हालांकि ये चीजें मल्टी डायमेंशनल होती हैं, एक शब्द का उत्तर नहीं होता, लेकिन बहुत गलत कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की आप देखिए स्थिति को। अफगानिस्तान में 20 साल से फॉरेन ट्रूप्स स्पेशली इन द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टेशन्ड है। आप बताइए 20 साल में लगभग लगभग 2.25 लाख के आसपास अफगान सिविलियंस, 3.5-4 हजार के आसपास नेटो की डेथ हो चुकी है। ऐसी स्थिति के बाद भी, होने के बावजूद भी, क्या अफगानिस्तान में अमेरिका और अमेरिका के साथियों ने किसी तरह के इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर पाए? क्या वहां पर जुडिशरी डेवलप हो पाई? क्या वहां पर मिलिट्री का ढंग का स्ट्रक्चर हो पाया? क्या वहां पर ब्यूरोक्रेसी बन पाई? क्या डेमोक्रेसी की बात जो होती है, क्या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स बन पाए? क्योंकि हमने जो लास्ट चुनाव हुआ था अभी, अशरफ गानी जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनका जो पिछला चुनाव था वह कई महीनों तक चला, कई महीनों तक काउंटिंग हुई। उसके बावजूद भी निर्णय आया, कैसा आया कि दो डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी और अशरफ गानी भी दोनों अपना को राष्ट्रपति क्लेम कर रहे थे। दोनों अलग अलग शपथ समारोह करने की बात कर रहे थे। आपस में किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में बैठकर उन दोनों के बीच में समन्वय बनाया। मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पाए। जब आप वहां पर थे तब नहीं कर पाए, जबकि भारत जिसको डायरेक्टली अब जाके लिंक कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की आप भी वार्ता में रहेंगे, कि टर्की में जो वार्ता होगी उसमें भारत भी एक अंग रहेगा। अभी तक भारत को अलग रखा गया था, लेकिन भारत ने जो कुछ भी किया, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट किया हो, चाहे गांवों की सड़कें बनवाना हो, एक स्ट्रक्चर हमने 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च करके, इतना दूरी से भी, क्योंकि हमको डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करने दिया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाए बना कर दिखाए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, यह एक बड़ा विचारणीय विषय है। आप ये देखिए कि 20 साल से जंग चल रही है। हम तालिबान को बाहर करने के लिए अमेरिका और नेटो फोर्सेस आए थे, लेकिन आप ये देखिए कि काबुल को छोड़कर जितनी भी प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, वहां पर कुछ कुछ समय में तालिबान और तालिबान समर्थक जो हैं वो बार बार उस कैपिटल को हथियार लेते हैं अफगान ट्रूप से, जबकि अमेरिकन सोल्जर्स वहां में स्टेशन है। तो अमेरिका जो है एक वॉर को क्या हार गया है, यह प्रश्न इन्हीं से करना चाहिए। दूसरा, मुझे तो ये लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई कह सकता है कि आपको क्या तकलीफ है वॉशिंगटन के थिंक टैंक से। तकलीफ यह है कि वो हमारे पार्टनर है, अमेरिका आज के समय भारत के पार्टनर है, और इनके थिंक टैंक्स की क्या मती मारी गई है। 9/11 उस तारीख को आप याद रखिए जब ट्विन टावर्स पे आतंकवादी हमला हुआ था, इतना विशाल काय हमला हुआ था, और एक हारी हुई जंग से आप निकल रहे हो उसी तारीख को। क्या संकेत मिल रहा है? आप ये सोचिए ना कि तालिबान तो कहता रहता था कि घड़ी आपके हाथ में है, समय हमारे पास है, तो क्या आप उन चीजों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकन डिप्लोमेसी किस दिशा में जा रही है, किस बर्बाद दिशा में जा रही है। और डेफिनेटली पाकिस्तान का एंगल है। देखिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि पहले भी 2-3 बार हो चुका है अफगानिस्तान के साथ। 1989 जब सोवियत यूनियन हार गया था और अपने टैंक्स उसने वापस बुला लिए थे, और डेफिनेटली वहां जीता था अमेरिका, क्योंकि CIA का ऑपरेशन था
पूरा, और जो वहां अफगान लड़ाके थे उनको हथियार भी दिए गए थे और उनको ट्रेनिंग भी अमेरिका की तरफ से की गई थी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर हारता है तो उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने फंडिंग रोक दी, जो फंडिंग एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन बनाने के नाम पर होनी थी। जबकि आप ये देखिए, चार्ली विल्सन जो अमेरिका के सांसद थे और जो इस पूरी की पूरी जंग को नेतृत्व कर रहे थे एक तरह से डिप्लोमेटिकली, और सारी चीजें मुहैया करा रहे थे, उन्होंने भी कहा था ये बात कि हमने इतना पैसा लगाया वॉर के लिए, लेकिन जब पीसफुल कंस्ट्रक्शन की बात आई तो हम पीछे हट गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, जिसको कहते हैं ना कि आप गेंद को छोड़ दें तो वो अपना टप्पे खाती रहेगी, आपने टप्पे खाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद 1991 आया, वहां गृह युद्ध शुरू हुआ। जब नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में कोई बात नहीं बनी तो 6 साल का जो गृह युद्ध हुआ, फाइनली 5 साल के गृह युद्ध के बाद 1996 में तालिबान ने पूरा के पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद जिस प्रकार से टेररिज्म फैला दुनिया भर में और भारत तक भी उसकी आंच आई, आप याद कीजिए हमारा जो एयर इंडिया का जहाज था उसको पाकिस्तानी आतंकवादी उड़ा कर कंधार ले गए, वहां तालिबान का पूरा समर्थन था। तालिबान की छत्र छाया में मसूद अजहर और दूसरे आतंकवादियों को रिलीज करवाया गया। तो याद है कि भूल गए हम वो सब चीजें? तो उसके पीछे आपने जब गए वहां पर, आपने वहां पर उनको लड़ाके तैयार किए, लेकिन आपने वहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। उसमें कौन कौन से राष्ट्रपति थे आप देखिए, आप निक्सन का समय भी देख लिया, आप जिम्मी कार्टर थे, जिम्मी कार्टर के बाद जॉर्ज बुश सीनियर आए, इन तीनों ने नहीं सोचा। फिर उसके बाद आप देखिए कि बराक ओबामा। ऐसी गलती अमेरिका जो करता है उससे अमेरिका का पावर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2011 में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इससे पाकिस्तान को तो बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान तो पहले से ही चाहता था कि वहां पे उसका एक छत्र राज हो। मैं इस तरह वाला था अभी, थोड़ा सा मुझे कंप्लीट कर लेने दे, मैं उस पर आऊंगा पाकिस्तान एंगल पर कि कैसे बेवकूफियां करते हैं ये डिप्लोमेसी में और अपने आप को बहुत तेज समझते हैं जो अमेरिकी। बराक ओबामा 2000, पहली बात तो इराक के ऊपर 2003 में जो इन्वेजन किया था वही गलत था। ठीक है, आपने एक डिक्टेटर था वहां पर सद्दाम हुसैन नाम का, उसको टॉपल कर दिया, लेकिन फिर आपने वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। और बराक हुसैन ओबामा साहब ने क्या किया कि वापस से अपनी फोर्सेस को पुल अप कर लिया 2011 में। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आईएसआईएस इतना भयानक दानव, जो मैं तो दानव भी बहुत छोटी चीज है, वो नाली के कीड़े जिसको कहूंगा मैं, वो गंदे नाली के कीड़े जो सिल बजाते हुए कीड़े, वो कहां कहां फैल गए, इराक सीरिया दुनिया भर में उनका आतंक काला झंडा लेके घूमने लगे और लोगों को मारने लगे, जलाने लगे, बीहेडिंग्स करने लगे, स्लेव्स बनाने लगे। तो ये किसकी गलती थी? अमेरिका ने क्यों पुल आउट किया? आप किसी भी चलते हुए स्ट्रक्चर को देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन का स्ट्रक्चर जो भी था डिक्टेटोरियल था, लेकिन कंट्री में कम से कम इंस्टीट्यूशन थे, जैसे भी थे चल रहे थे, आपने उसको डिमोलिश किया। डिमोलिश करने के बाद भी यदि आप नहीं बनाते हैं तो फिर आप जो है वह पूरा रायता फैला देंगे। अब आप देखिए कि यहां पर क्या हो सकता है, अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स निकलेंगे, अशरफ गनी की सरकार तो बहुत कमजोर है, और अभी अमेरिका ने अभी तक जितनों को भी बिठाया है फॉर दैट सेक, ठीक है मैं उनको भारत का दोस्त मानता हूं, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी ना। हामिद करजाई जो थे, जो अफगान राष्ट्रपति, उनको पूरा समर्थन था यूएस का, लेकिन हामिद करजाई अपने आप को पैन अफगान लीडर नहीं बना पाए। छोड़ दीजिए पैन अफगान लीडर भी, वो पख्तून थे, पख्तूनों के नेता भी नहीं थे। उनकी जो सत्ता थी वो काबुल तक सेंट्रिक थी। तो आप ऐसे नेताओं को बिठाएंगे तो क्या होगा उसमें? अब इसमें ये होगा अभी कि अभी वर्तमान में अशरफ घनी की जो सरकार है उसकी तो कोई वहां पर औकात ही नहीं है, उसको कोई भी ग्रुप में उसकी तरजीह नहीं देता। तो अब इतनी कमजोर सरकार जो कि यूएस के फॉरेन ट्रूप्स की वजह से बैठी है, जब वो हटेगी तो क्या तालिबान जो प्रोविंशियल कैपिटल्स लेता था वह नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा। अभी जो टर्की में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम तो इसको सरकार ही नहीं मानते अशरफ गनी की सरकार को। तो अशरफ गनी की सरकार को वो कैसे बिठाएगा? देखिए अभी क्या होगा कि अमेरिका ने हथियार भी दिए होंगे, बहुत सारी चीजें भी दी होंगी, उसको चाहिए कि रिसोर्सेज, तालिबान को रिसोर्सेज कहां से आएंगे आप समझिए, वो देगी आईएसआई। आईएसआई का और तालिबान का पुराना संबंध है, बहुत पुराने घनिष्ठ संबंध है, ये सोवियत वॉर के एरा से। तो अब जब तालिबान वापस से गृह युद्ध की स्थिति ला सकता है, मुझे लगता है कि ये वापस से हो सकता है 1991 जो मोमेंट था जब सोवियत संघ निकला था और गृह युद्ध शुरू हुआ था, वापस से हो सकता है अफगानिस्तान में गृह युद्ध हो जाए
और तालिबान जैसे गंदे लोग वापस से सत्ता पर काबिज हो जाए। वो काबिज कैसे होंगे? वो होंगे पाकिस्तान के समर्थन से हथियार प्राप्त करके, आईएसआई के समर्थन से इंटेलिजेंस गैदर करके। तो इसमें किसका नुकसान होगा? सबका नुकसान होगा। और हम पर भी इस पे इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अमेरिका जो एक तरफा जो प्लानिंग करता है, और आज के समय में आप ये भी देखिए ना कि अब वो चाइना बैठा है। अब मैं आपको थोड़ा सा अब मैं कैनवास बड़ा कर रहा हूं कि खतरे कहां कहां से दिखते हैं। देखिए, पुराने तालिबान में और नए तालिबान में कुछ अंतर रहेंगे। हो सकता है कि वो रहेगा तो वैसा ही मूल्य था, लेकिन इतना अपने आप को खराब शोकेस नहीं करे, क्योंकि वो इतने साल से कतर में बैठा है और दुनिया भर के राजनेताओं से, इंक्लूडिंग अमेरिकियों से और यूरोपियन से मिल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी सीख गया होगा। अब उस चक्कर में आप ये देखिए कि अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा नजर है चाइना की, क्योंकि अफगानिस्तान की जो धरती है वो मिनरल रिच्ड है। अब जब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पे होगा, तालिबान वहां पे सत्ता में होगा, तो सीधे सीधे चाइना को वहां से निवेश करने के लिए, खुदाई करने के लिए, धन कमाने के लिए खुला संसाधन मिल जाएगा। अब दूसरा विषय आता है रशिया का। अब चूंकि रशिया के ऊपर आज ही नए सैंक्शंस लगे हैं अमेरिका के, और रशिया ने मना कर दिया है कि अब हम अमेरिकन से अनकरीब कोई बैठक भी नहीं करेंगे। तो इस बड़े गेम में रशिया भी निगोशिएटर है, और रशिया का निगोशिएशन भी तालिबान से भी हो रहा है। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और तालिबान, एंगल समझिए कितना खतरनाक है। राइट। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पे काबिज नहीं हो जाएगा दोबारा तालिबान जैसे पहले हुआ था, तालिबान के थ्रू पूरा काबिज हो जाएगा तो फिर से एक टेरर की वेव पूरा वर्ल्ड दोबारा देख सकता है। और पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है, एक और कंट्री उनके हाथ में आ गया, अब तो ड्रग्स का पैसा और हथियार आराम से घूमेंगे उनके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि ये तो देखिए, हेरोइन से तालिबान कमाता था, और दुनिया भर में इंक्लूडिंग अप टिल यूरोप हेरोइन का वापस से बल्क में सप्लाई हो सकती है, और आईएसआई उससे पैसा बना सकता है। तालिबान ही नहीं, आईएसआई भी बना सकता है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कर क्या रहे। मैंने क्रिटिसाइज किया था कुछ दिन पहले। देखिए, मेरे लिए मेरा देश सबसे बढ़िया है ना, मेरे लिए कोई अमेरिका की औकात है ना, मेरे लिए रशिया का मूल्य है। मेरे लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। मैं जहां की खाता हूं, जहां रहता हूं, मुझे उसी का सोचना है। आप बताइए कि लक्षद्वीप में क्या था कि इनकी यूएस की नेवी बिना हमारी परमिशन लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसती है। हमने उसके ऊपर ऑफिशियली भी हमारा विरोध दर्ज किया। हालांकि इसके कुछ महीनों पहले जब चीन की वेसल आई थी अंडमान निकोबार में, तो भारतीय नौसेना ने उसको उल्टे पांव वापस भेजा था, खदेड़ कर। हमने जब तक उनका पीछा किया था, जब तक वो अपने ऑर्डर्स में नहीं चले गए थे। अगली बार हम शायद अमेरिकन के साथ भी ऐसा ही करें, यदि अगली बार फिर आते हैं। पहली बार में तो हमने नहीं की ये बात। तो अमेरिका सब अपने अलाइज के साथ, चाहे भारत हो, भारत के साथ क्या किया, चाहे रशिया जैसी महाशक्ति। देखिए, रशिया के साथ मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है? क्योंकि जब 1971 की वॉर हुई थी, तब उन्होंने हमें यूएस के 7th फ्लीट से बचाने के लिए न्यूक्लियर पनडुब्बी इंडियन ओशन में खड़ी कर दी थी कि अगर आप आए आगे तो हमारी जो पनडुब्बियां है न्यूक्लियर आर्म, वो आपका इंतजार कर रही है। भारत के ऊपर देखा है तो इसलिए मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया से। लेकिन रशिया जैसी शक्ति को भी आप लगातार सैंक्शंस लगा रहे हो, उसको चीन की गोद में धकेल रहे हो। क्योंकि सैंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है आप समझिए ना। सैंक्शन लगाने का मतलब ये हुआ कि आके हुक्का पानी बंद करने की कोशिश करना। फिर ऐसी स्थिति में देखिए, रोहित शर्मा को यदि गुलरेज शेख इतना पावरफुल है कि हुक्का पानी बंद कर दे, वो गुलरेज शेख का एक दुश्मन है, कोई सपोज करो कांग्रेसी है, बहुत बड़ा दुश्मन है गुलरेज शेख का, तो रोहित शर्मा का जब पेट पे लात पड़ेगी तो रोहित शर्मा उस कांग्रेसी के पास नहीं जाएगा क्या कि गुलरेज शेख बीजेपी वाले से चिपका रहेगा? यही हो रहा है ना रशिया के साथ। रशिया का आप हुक्का पानी बंद कर रहे हो, आप उसकी वेपन इंडस्ट्री को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसकी ऑयल इंडस्ट्री को, गैस की इंडस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, तो चीन की गोद में जा रहा है। अभी नहीं इन्होंने मूर्खता की है, ये इन्होंने अब जर्मनी को भी धमकी दे दी है यूएसए ने कि यदि आपने जो नॉर्थ 2 जो पाइपलाइन है,
जो रशिया से जर्मनी जा रही है, उसको आपने कंप्लीट किया और आपने चलने दिया उस प्रोजेक्ट को, तो हम आप पे भी सैंक्शन लगा देंगे। अब भैया यूरोपियन यूनियन का मतलब 2 ही कंट्रीज हैं आज की तारीख में, फ्रांस और जर्मनी। आप उसको भी एंटीगोनाइज कर रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पे कर रहे हो जब वहां चला पड़ा है, तो कौन आपके उसमें आएगा? तो ये पागल हो गए अमेरिकी थिंक टैंक्स। और इससे होगा कुछ भी नहीं, इससे होगा यह, आपने देखिए ना ईरान को किस तरह से इन्होंने चाइना की गोद में बिठा दिया, उसको इतना उसका हुक्का पानी बंद किया सैंक्शन मार मार के, कि वो 25 साल के लिए चाइना की गोद में बैठ गए, अपने आप को सरेंडर कर दिया कि 400 अरब डॉलर का निवेश चाइना उसका करे, जो करना चाहे वो करे, पैसा दे उसको, क्योंकि अपनी जनता को खिलाना है उसको भी। तो ऐसी स्थिति में ये हो रहा है ना, एक पूरा बेल्ट बनता जा रहा है। और हम तो अलाय हैं अमेरिका के, अलाय तो नहीं है, अलाय होता है वो जिसकी ट्रीटी होती है, डिफेंस ट्रीटी, लेकिन हम पार्टनर हैं। हम चाहते हैं कि आप अच्छी पॉलिसीज बनाओ। और जो लोग हमारे व्यूअर्स यूएस में यदि हमको देख रहे हो, मैंने सुना है रोहित भाई को बहुत सारे लोग यूएसए में भी देखते हैं, आपने बताया था एक बार मुझे, जब आप आपका यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो यूएस में काफी लोग देखते हैं। मैं आपसे विशेषकर हिंदी भाषी भारतीयों से अनुरोध करूंगा कि अपने जो सेनेटर्स हैं, आपके जो कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन है, उनको लिखे इस बात पे कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका और उसके पार्टनर के खिलाफ जा रही है। आपकी फौजें अगर अभी निकलेंगी वहां पर, तो तालिबान डेफिनेटली आएगा, और तालिबान आएगा तो मतलब आईएसआई आएगी। राइट, तो मतलब आईएसआई दोबारा काबिज हो सकती है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी दोबारा काबिज हो सकती है अफगानिस्तान में, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। रोहित भाई मैं एक बात वो बोलता हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आज क्या तारीख है, आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को उदाहरण के तौर पर गुलरेज शेख को रोहित शर्मा ने मारा, उदाहरण दे रहा हूँ एक समझाने के लिए। तो 15 अप्रैल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। मैंने गार्ड बांध के रख ली कि अच्छा मैं रोहित शर्मा को मिटा दूंगा। 15 अब 10 साल भी लगे मुझे लड़ते लड़ते, मैं 10 साल तक रोहित शर्मा से लड़ा, लेकिन रोहित शर्मा को खत्म नहीं कराया। रोहित शर्मा वापस अपनी कुर्सी पे आके बैठने वाला है। और मैं कहूं कि 15 अप्रैल को ही मैं हट रहा हूं उस जगह से जहां पर रोहित शर्मा को मारने गया था। तो क्या ये अकलमंदी है? ये तो टेक्निकली भी गलत है, ये तारीख ही गलत है। तारीख क्या सोच के लिए है? ये तो खुद अपने मुंह पे कीचड़ मल रहे हैं क्या, कि इस तारीख को आपने लड़ाई की थी, और आज जिस दुश्मन से आपने लड़ाई की थी, आपने उससे उसी तालिबान से ट्रीटी साइन कर ली, उसी को आप सत्ता दे रहे हो, उसी तारीख को हट रहे हो। बिल्कुल सही, मतलब डिफीट स्वीकार कर रहे हैं, मतलब अपनी हार स्वीकार कर रहा है अमेरिका। गुलरेज साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स को काफी डिटेल में बताया कि क्या होने वाला है अगर अमेरिका पुल आउट करता है अफगानिस्तान से, और इंडिया के लिए क्या दिक्कत आएगी, और पाकिस्तान के लिए कितनी खुशी वाली बात है ये कि पाकिस्तान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान कब्जे में रहे। बुरी लगती है तो लगे, मैं बड़ी स्पष्ट बात बोलता हूँ, मेरे देश का नागरिक जब तक सही बात को नहीं समझेगा तब तक वो एनलाइटन नहीं होगा। और मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जीते में शायद ये देख लूं कि भारत जो है वह आइडियाज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाए। राइट गुलरेज साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और पॉइंट पे, किसी और टॉपिक पे आपके साथ दोबारा बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।